नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार आज देश की एक बड़ी खबर लेकर आपके बीच हूँ। संसद जिस तरह से चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन, वो बड़ी फिक्र की बात है। फिक्र की बात इसलिए भी है कि देश की संसद राज्यों की विधानसभाओं के सामने एक आदर्श की तरह रहती है, मॉडल की तरह रहती है, रोल मॉडल कि संसदीय व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए। ऐसे में जब संसद और लोकसभा आज वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, उनमें विपक्ष के लोग बिल्कुल ही गिने चुने बचे हैं। विपक्ष के लोग बड़ी संख्या में निलंबित कर दिए गए हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। एक तो सत्तारूढ़ दल के मुकाबले कम है, संख्या में काफ़ी कम है। दूसरी तरफ उनको जिस तरह से निलंबित किया जा रहा है थोक में, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। मैं थोड़े से आंकड़े आपको बतलाता हूँ। मुझको बहुत अच्छे नहीं लगते हैं आंकड़े, लेकिन बतलाऊँ। कल 18 दिसंबर को लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45, 78 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से आज तक संसद में एक दिन में निलंबित किए जाने वाले सबसे अधिक संख्या में सांसद हैं। ये इतने लोग एक दिन में कभी निलंबित नहीं किए गए थे। आंकड़ा बतलाता है कि 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी। उस वक्त ठक्कर आयोग की जांच आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए एक दिन में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन इस बार का आंकड़ा कल का एक दिन का 78 सांसदों का है। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा और समझने की ज़रूरत है। 538 सांसद हैं आज लोकसभा में, इसमें से 107 सांसद अभी तक निलंबित किए जा चुके हैं। करीब 20% सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। 102 सांसद ही बाकी हैं लोकसभा में विपक्ष के। राज्यसभा में 34 विपक्षी सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। अभी 106 लोग विपक्ष के वहां बचे हैं राज्यसभा में। ये आंकड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ उस वक्त भी हो सकता है कुछ और लोग निलंबित किए गए हों, लेकिन कम से कम इतने तो किए ही गए हैं। आंकड़ों पे बहुत अधिक गए बिना ये सोचने की ज़रूरत है, क्या इतना थोक में सांसदों को निलंबित किया जा सकता है? इन्होंने क्या किया था ऐसा? संसद में सुरक्षा व्यवस्था की खामी को लेकर जो लोग वहाँ भीतर घुस गए थे, जिन्होंने वहाँ पर एक गैस छोड़ी थी, एक रंगीन गैस फैलाई थी, जो देश के कुछ मुद्दों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे और संसद का ध्यान खींचना चाहते थे, ऐसा तो विपक्षी सांसदों ने कुछ भी नहीं किया था। ये तो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जवाब दें संसद की सुरक्षा में। ये सेंध जो लगी है, ये जो घटना हुई है, इसके ऊपर जवाब दें प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। ये मांग कर रहे थे विपक्ष के लोग दोनों ही सदनों में। और भी मांगें थी। ये पिछले 10-12 दिनों से लगातार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। कभी टीएमसी की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा, उनकी सदस्यता खत्म की गई, उसको लेकर कुछ विरोध चला, और कई मुद्दों को लेकर विरोध चल रहा है। मैं लंबी लिस्ट गिनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सबसे ताज़ा जो मामला है कि संसद में कुछ लोग घुस गए, 2 लोग, उन्होंने गैस फैला दी, उसको लेकर वहाँ पर विपक्ष अगर मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये वहाँ पर कोई बयान दें, जवाब दें इसका, उसको देने के बजाय अगर निलंबित किया जा रहा है लोगों को, तो सवाल ये उठता है कि सत्र चल रहा है और अगर सरकार की तरफ से मंत्री सदन के बाहर कोई बयान दे रहे हैं इसी मुद्दे पर, जिसका जवाब सदन के भीतर मांगा जा रहा है, उसका जवाब सदन के बाहर दिया जा रहा है, लेकिन सदन के भीतर नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सदन की अध्यक्षता जो लोग कर रहे हैं
वो लोग शायद सरकार को ठीक से निर्देश नहीं दे पा रहे हैं। राज्यसभा में उपसभापति होते हैं, सभापति होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं। इनकी जिम्मेदारी रहती है कि एक निष्पक्ष तटस्थ के रूप में ये विपक्ष की जो जायज़ मांगे हैं उस पर सरकार को जवाब देने को कहें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति इन कुर्सियों पे बैठे रहते हैं तो वो खुद भी सरकार को सुझाते हैं कि आपको इस पे बयान देना चाहिए। कहते हैं सरकार को कि आप दीजिए इस पे बयान सदन में, और ऐसा होते आया है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ा मुद्दा होता है, ये मांग की जाती है कि सरकार इस पर जवाब दे। ये तो बड़ी लोकतांत्रिक बात है, सरकार से जवाब मांगना। और आज अगर सदन में सरकार से जवाब मांगते हुए लोगों को थोक में निलंबित किया जा रहा है, किसको कहते हैं एक दिन में 78 सांसद निलंबित होना। सभी लोग बाहर हैं, कोई गांधी प्रतिमा के पास हैं, कोई वहाँ सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं, बाहर हैं, करने को कुछ रह नहीं गया है। जो लोग भीतर बचे हैं वो भी निलंबित हो सकते हैं मुंह खोलेंगे तो। तब सवाल ये उठता है, एक बुनियादी बात मैं समझना चाहता हूँ कि सरकार से जिन मुद्दों पर जवाब मांगा जा रहा है, जिस पर सरकार के लोग सदन के बाहर जवाब दे रहे हैं लेकिन सदन के भीतर जवाब नहीं दे रहे हैं, ये बात संसदीय परंपरा के हिसाब से ठीक नहीं है। ये उम्मीद की जाती है कि जब सत्र चलते रहता है तो सरकार कोई नीतिगत घोषणा सदन के बाहर ना करे। ये नीतिगत घोषणाओं के बारे में रहता है। लेकिन ये भी एक मुद्दा है कि जिन चीज़ों पर विपक्ष सदन के भीतर जवाब मांग रहा है उस पर सदन के भीतर जवाब देना चाहिए। ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की। आखिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार से या राज्य सरकारों से जवाब मांगते हैं, उनको वहाँ जवाब देना पड़ता है। हालांकि एक मामला आपको मुझको दोनों को याद है जिसमें केंद्र सरकार ने जवाब देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, आप बताएं कि आपने जासूसी करने वाला पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है कि नहीं। उस पर केंद्र सरकार ने जवाब देने से मना कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये तो सदन के भीतर खुलेआम हुआ है, जहां सारे सदस्य बैठे थे वहां कोई घुस गया, उसने एक गैस निकालनी शुरू कर दी एक कैनिस्टर से, एक कैन से। तो ये सबका देखा हुआ है, इस पे सरकार को जवाब देने में क्यों बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सदन की हिफाजत की सीधी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष पर आती है, पूरे कैंपस की। राज्यसभा और लोकसभा में से जो लोकसभा के मुखिया हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है, सचिवालय, पूरे कैंपस की जिम्मेदारी। उनको खुद ही जवाब देना चाहिए था, उनको केंद्र के गृह मंत्री से बात करनी चाहिए थी कि ये क्यों हुआ है, इस पे आपकी क्या रिपोर्ट है, इस पे बात करनी चाहिए। ये सदस्यों की सुरक्षा का मामला भी है। आज ठीक है कि वो गैस मासूम थी, केवल रंग छोड़ रही थी, कल अगर कोई जहरीली गैस रहती तो क्या होता। इस मुद्दे पर क्यों बात नहीं होनी चाहिए, क्यों इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने की नौबत आनी चाहिए, नारेबाजी की नौबत आनी चाहिए। सरकार को खुद होकर जवाब देना चाहिए था। मैं कोई मोदी सरकार के खिलाफ ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं सत्ता और विपक्ष इनके बीच की एक सैद्धांतिक बात कह रहा हूं। जो मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, हम उनको पहले भी कुछ मौक़ों पर इंटरव्यू कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये तानाशाही है पूरी तरीके से, जब सत्ता जवाब देने के बजाय इस तरह से लोगों को निलंबित कर रही है और केवल मेमनों की तरह मिमियाने वाले लोगों को ही सरकार सदन के भीतर देखना चाहती है। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं, आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो, क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए।
जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। ये छोटा आरोप नहीं है। आपने मनोज झा को कई बार सुना होगा। वो देश में सबसे अधिक समझदारी की बात करने वाले कुछ एक सांसदों में से एक हैं। उनकी पार्टी जो भी रहे, मैं उनकी पार्टी पे नहीं जा रहा हूँ, एक व्यक्ति के रूप में वो तर्कसंगत, न्याय संगत, लोकतांत्रिक और संसदीय बातें करते हैं। वहाँ पे वो निराश है। उन्होंने कहा मैं इसको तमगे की तरह लेके चल रहा हूँ, एक अपने सम्मान की तरह छाती से लगाकर चल रहा हूँ कि मैं निलंबित हूँ। पता नहीं, इमारत बड़ी बन गई है, बहुत खूबसूरत बन गई है, बहुत सहूलियत वाली बन गई है। आखिर 10-20 हज़ार करोड़ रुपया अगर लगा है तो इसको तो बनना ही चाहिए था अच्छा। लेकिन क्या हो रहा है, ये इतने लोग निलंबित हो रहे हैं वहाँ से। यानी कुल आंकड़े अगर देखें तो मैं आपको बतलाऊं कि राज्यसभा में विपक्ष के 34 सांसद निलंबित हो चुके हैं, 106 बचे हैं। दूसरी तरफ लोकसभा में 107 सांसद निलंबित हो चुके हैं, 102 बचे हैं। लोकसभा में जितने बचे हैं उससे ज़्यादा सस्पेंड हो चुके हैं। ये अच्छी नौबत नहीं है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता की रहती है। सत्ता को जिम्मेदारी से काम लेना पड़ता है। किसी भी प्रदेश में, देश में सत्ता के ऊपर रहता है सदन को चलाना, विपक्ष को साथ लेकर चलना, विपक्ष के सवालों के जवाब देना, कानूनों पर बहस करवाना, ये सत्ता की जिम्मेदारी रहती है। अगर सत्ता जवाब देने के बजाय सदन के अध्यक्ष के मार्फत ऐसे लोगों को निलंबित करवाने में दिलचस्पी रखती है तो ये देश की संसदीय व्यवस्था के लिए बहुत ही निराशाजनक है, अलोकतांत्रिक है, खराब है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये देश के राज्यों की विधानसभाओं के सामने एक किस्म से एक मिसाल है। छत्तीसगढ़ में आज ही नए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने काम संभाला है। आज से सत्र शुरू हुआ है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आ गई है अपने विधायकों के साथ में। भाजपा वहाँ पर पूरे बहुमत से सत्ता पर आ गई है, हालांकि उसके मंत्री अभी मनोनीत नहीं हुए हैं। मैं संसद से देश की विधानसभाओं के सामने जो मिसाल जाती है उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ की विधानसभा आज से शुरू हुई है, सरकार बनने के बाद आज पहली बार शुरू हुई है। एक आंकड़ा मुझको बताया गया है, मुझको लगता है ये सही है, कि 50 ऐसे विधायक हैं, 90 में से 50 जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। ये लोग किसी भी मिसाल के लिए लोकसभा की तरफ देखेंगे, राज्यसभा की तरफ देखेंगे। मेरे जैसे लोग संसद की मिसालों के लिए दूसरे देशों की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग भी देखते हैं। मैं बीबीसी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखता हूँ। मुझको लंदन जाना एक बार नसीब हुआ था, वहाँ सरकार का मेहमान था मैं 1 हफ्ते के लिए, बाकी 1 महीना खुद घूम रहा था। मुझसे पूछा गया कि आप क्या देखना चाहेंगे, तो मैंने कहा था कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होगा तो मैं वहाँ प्रेस गैलरी में बैठकर देखना चाहूँगा एक दिन वहाँ की कार्रवाई। तो वो दिन ऐसा था जब इराक पर अमेरिका के हमले में, जिसमें कि ब्रिटेन भागीदार था, उस मुद्दे पर उस दिन के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, वो बोल रहे थे। तो मैं बैठकर वहाँ घंटों सुन रहा था इस बात को कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसी चलती है। हिंदुस्तान में भी बहुत लोग होंगे जो दूसरे देशों की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखते होंगे। मेरा मानना है कि जो 50 विधायक छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार शायद पहुँचे हैं, उनके लिए भी पार्लियामेंट जो है हिंदुस्तान की एक मिसाल की तरह रहेगी कि पार्लियामेंट कैसी चलनी चाहिए, कैसी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज ही एक बात कर रहा था एक दोस्त से जो कि राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने उनको ये कहा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा का ये एक बड़ा अनोखा ढांचा है इस बार। उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय भाजपा के हैं,
ये अभी तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं, जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल, इन सब में ये सबसे सरल दिखते हैं मुझको, विष्णुदेव साय। इसी तरीके से डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, जो कि पहले 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मैं ये देख, और पिछले 5 साल से वो विपक्ष में विधायक भी थे, तो मैं ये देख रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो उस कुर्सी पर अब तक बैठने वाले 3, 4, 5 लोगों में सबसे सरल व्यक्ति हैं शायद, मिजाज के हिसाब से। हालांकि पिछले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी सरल थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह भी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। तीसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत, अभी तक जितने नेता प्रतिपक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं में, वो शायद सबसे ही विनम्र और सरल में से एक हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हम छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास की भी चर्चा बीच बीच में करते हैं। मुझको ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों अपनी अपनी कुर्सियों पर आने वाले सबसे सरल व्यक्ति या कम से कम सबसे सरल 1-2 लोगों में से हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सदन बेहतर तरीके से चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का। इसका हाल लोकसभा और राज्यसभा जैसा नहीं होगा। इस बात को आप भी सोच के देखिएगा कि अगर सत्ता पक्ष के मुखिया, मुख्यमंत्री, विपक्ष के मुखिया, नेता प्रतिपक्ष और सदन के अध्यक्ष, अगर इन तीनों का मिजाज अच्छा है, अगर ये तीनों गैर जरूरी टकराव में भरोसा नहीं रखते हैं, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा का 5 साल का ये कार्यकाल एक बेहतर कार्यकाल रहे, जिसमें प्रदेश की जनता के भले की ज़्यादा अच्छी बात हो सके। मैं सोच रहा था, जब संसद की इन खबरों को देख रहा था, आंकड़ों को देख रहा था, मैं शशि थरूर और मनोज झा जैसे लोगों के बयान सुन रहा था, तो मुझको यही लग रहा था कि राज्यों की विधानसभाएं अगर इसी ढर्रे पर चलने लगीं तो क्या होगा। जिस अंदाज में, जिस हाई हैंडेडनेस के साथ में, जिस खराब तेवरों के साथ में लोकसभा और राज्यसभा इस देश में चल रही हैं, जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को खत्म किया जा रहा है दोनों जगह, मनोज झा ने कहा है कि ये इतिहास में दर्ज होगा, अच्छी तरह बिल्कुल ही दर्ज होगा इतिहास में। संसद की कार्रवाई का तो एक एक शब्द इतिहास में दर्ज होता है। अब मुझको लग रहा है कि आज केंद्र सरकार के हाथ में जितनी ताकत है, जितना बहुमत है, उसको कतराना नहीं चाहिए था, चर्चा से, जवाब देने से कतराना नहीं चाहिए था। ये ठीक नहीं हो रहा है। देश को आज अगर जागरूकता इतनी नहीं है नागरिकों के बीच में, तो देश को हो सकता है आज इसके खतरे समझ में ना आए। लेकिन संसद में अगर विपक्ष की आवाज़ नहीं रह जाएगी, विपक्ष को अगर ऐसे थोक में सस्पेंड किया जाएगा, जो आंकड़े बतलाते हैं कि कल 18 तारीख को 78 सांसद, लोकसभा के 33, राज्यसभा के 45, 78 सांसद एक दिन में सस्पेंड किए गए। ये सदन के लिए गर्व की बात नहीं है। अगर उनकी नारेबाजी चल रही थी, सरकार की तरफ से कोई मजबूत जवाब दिया गया रहता, खुलासे से जवाब दिया गया रहता, नारेबाजी खत्म हो गई रहती। लेकिन सदन के भीतर जवाब देने के बजाय सरकार के सबसे जिम्मेदार कुछ लोग सदन के बाहर उसका जवाब दे रहे हैं। ये बड़ी ही अटपटी बात है। ये सरकार के हाथ में पूर्ण बहुमत है, ज़रूरत से ज़्यादा बहुमत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि विपक्ष को जवाब नहीं देना। ये बात संसद में हो रही है तो भी मेरा यही कहना है। ये बात कर्नाटक में होगी विधानसभा में, जहाँ पर कि कांग्रेस सत्ता में है, तो भी मेरा यही कहना रहेगा। ये बात किसी और प्रदेश में होगी, बंगाल में, जहाँ पर कि टीएमसी की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी सत्ता में है, वहाँ भी अगर विपक्ष को इस तरह से कुचला जाएगा
तो भी मेरा यही कहना रहेगा। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में महज सरकार या सत्तारूढ़ पक्ष महत्वपूर्ण नहीं होते। लोकतंत्र का महत्व दोनों पक्षों को मिलाकर बनता है, एक तालमेल से बनता है, जो कि आज संसद में पूरी तरह से खत्म दिख रहा है। ये सोचने की ज़रूरत है कि लोगों के बीच बातचीत का रिश्ता कायम रहना चाहिए। संसद किसी कबड्डी के मैच की तरह नहीं हो सकता, कुश्ती के मैच की तरह नहीं हो सकता। संसद को बातचीत का, संवाद का, एक लोकतांत्रिक विचार विमर्श का, बहस का, सवाल मांगने का मंच रहना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो देश के लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है। आपकी विचारधारा चाहे जो हो, आपके नेता चाहे जो हो, आपने चाहे जिस पार्टी को वोट दिया हो, ये फिक्र करने की ज़रूरत है कि ऐसे हाल की संसद और विधानसभाएं, इमारतें बड़ी बड़ी बन सकती हैं। हिंदुस्तान की संसद की इमारत शायद दुनिया की सबसे महंगी संसद की इमारतों में से होगी या सबसे आलीशान होगी। इस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अनुपात में शायद सबसे आलीशान होगी। इमारत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इमारत पुरानी रहती तो चल जाता। नीति, सिद्धांत, मूल्य, गरिमा, इनके नए पैमाने तय होने चाहिए। आज उनमें जो गिरावट दिख रही है बहुत हैरान करती है मुझको। मैं विपक्ष में उतना ही भरोसा करता हूं जितना सत्ता में करता हूं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र के लिए न केवल एक मजबूत सत्ता जरूरी है, बल्कि उतना ही मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। आज राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों ही जगहों पर एक बड़ी कमजोरी दिख रही है मुझको। सत्ता पक्ष में और सदन चलाने वाले दो लोगों में, जिनका चेहरा आप बार बार देखते हैं, अधिकतर मौक़ों पर देखते हैं, बहुत से ऐसे मौक़ों पर भी देखते हैं जब विपक्ष के कोई बड़े नेता भाषण देते हैं, सदन के भीतर बयान देते हैं, उस वक्त भी सदन के कैमरे जो हैं सदन के मुखिया को दिखाते रह जाते हैं। आपने देखा होगा। ये ठीक नहीं है। लोगों को फिक्र करना चाहिए, अपने देश की संसद, अपने देश की संसदीय व्यवस्था की फिक्र करनी चाहिए। आज मैं अपने इस वीडिटोरियल में इतना ही कह रहा हूँ। जैसा कि इस शब्द से जाहिर होता है, ये वीडियो पे कहा गया एडिटोरियल है, ये मेरे विचार हैं। कुछ लोगों ने मुझको कहा कि आपका पूर्वाग्रह झलकता है, तो मेरा उनसे यही कहना है कि अगर विचारों में भी पूर्वाग्रह नहीं रहेगा तो वो विचार कैसे रहेंगे। ये समाचार नहीं है कि जिसका पूर्वाग्रह से मुक्त होना जरूरी है। विचार तो मेरे विचार हैं, उसमें तो पूर्वाग्रह रहेगा ही। मेरा आग्रह है लोकतंत्र के लिए, मेरा आग्रह है संसदीय व्यवस्था के लिए, मेरा आग्रह है विपक्ष की मजबूती के लिए, मेरा आग्रह है सत्ता की ईमानदारी और ईमानदार काम के लिए। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, ये मेरे आग्रह, दुराग्रह, जो भी आप कह लें, पूर्वाग्रह कह लें, उससे भरा रहेगा ये। इसलिए मैं इसको वीडिटोरियल कह रहा हूँ। ये मेरे संपादकी की तरह का है। फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारी ये बात अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, ताकि आपको दिन में 1 या 2 वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। आप इसको लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, तो पसंद नहीं आता है तो नीचे टिप्पणी लिखिए। अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिए ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। और हाँ, एक छोटी सी अपील, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा इसका शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता है। फिर मिलते हैं।